हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। और आज हम बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डी अरेंजमेंट थ्योरम की, और इससे रिलेटेड जेईई मेन और जेईई एडवांस में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं डी अरेंजमेंट थ्योरम को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डी अरेंजमेंट होता क्या है। तो मान लीजिए कि आपके दो फ्रेंड हैं, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2, और आप उनके लिए लेटर लिख रहे हैं। तो फ्रेंड 1 के लिए आपने L1 लिखा, लेटर L1, और फ्रेंड 2 के लिए आपने लिखा लेटर L2। अब आपने क्या किया कि दो एनवेलप लेके आए। तो E1 एनवेलप पे फ्रेंड 1 का एड्रेस है और E2 पे फ्रेंड 2 का एड्रेस है। अब आपको करना क्या चाहिए था कि L1 लेटर को E1 में प्लेस करना चाहिए था और L2 को E2 में प्लेस करना चाहिए था। लेकिन आपने बाई मिस्टेक क्या कर दिया कि L1 को E2 में प्लेस कर दिया और L2 को E1 में प्लेस कर दिया। तो जो लेटर जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया। तो इसलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं, डी अरेंजमेंट बोला जाता है। तो देखते हैं इसमें, अगर मान लो कि हमारे पास एक लेटर हो और उसके डायरेक्टेड एक एनवेलप हो, तो हम कैसे डी अरेंजमेंट को सोचेंगे। तो अगर लेटर एक ही है हमारे पास और एनवेलप भी एक है, तो फिर डी अरेंजमेंट की वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एक लेटर के डी अरेंजमेंट हम कर ही नहीं पा रहे। तो इसका हम आंसर देंगे कि इसका डी अरेंजमेंट कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे हमने बोला कि डी अरेंजमेंट ऑफ वन डिफरेंट थिंग इज 0, क्योंकि हम इसको डी अरेंजमेंट कर ही नहीं पा रहे। तो अब डी अरेंजमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, D1 से डिनोट कर रहे हैं। D1 का मतलब है वन डिफरेंट थिंग का डी अरेंजमेंट, जिसका आंसर आया हमारे पास 0। अब आइए हम दो लेटर ले लेते हैं। अगर हम दो लेटर लेते हैं और दो ही उनके डायरेक्टेड एनवेलप हैं, यानी L1 का जो एनवेलप है वो E1 है, L2 का एनवेलप है E2। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये देखते हैं कि कैसे डी अरेंज होगा। तो डी अरेंज कैसे हो सकता है कि L1 E2 में चला जाए और L2 E1 में चला जाए। तो जो जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जाके कहीं और जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये डी अरेंज हो गया। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है? तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम बोलेंगे कि दो लेटर का जो डी अरेंजमेंट हो रहा है वो एक तरीके से हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि सो डी अरेंजमेंट ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स इक्वल्स टू 1। तो हम इसको नाम दे देंगे D2। D2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। D2 का मतलब क्या है, दो लेटर का डी अरेंजमेंट। क्या हम तीन लेटर के बारे में सोच सकते हैं कि तीन लेटर का कैसे होगा? तो तीन लेटर में देखो क्या है कि हमारे पास तीन लेटर हैं L1 L2 L3, और फिर उनके डायरेक्टेड एनवेलप हैं E1 E2 E3। तो कैसे डी अरेंज होंगे ये? तो क्या हो सकता है कि L1 E2 में जाए, L2 E3 में जाए और L3 E1 में चला जाए। यानी यहाँ पे जो लेटर जिस एनवेलप के लिए बना था उसमें नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये डी अरेंज हो गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि L1 L2 L3 हमारे पास वही केस है और E1 E2 E3 उनके डायरेक्टेड इनवेलप हैं। तो क्या हो सकता है, L1 E3 में चला जाए, L2 E1 में जाए और L3 E2 में जाए। तो ये भी क्या हो रहा है, डी अरेंज हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस आ रहे हैं। क्या हम ये देखें कि यहाँ पे इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता? तो इसको हम कैसे पता करेंगे? तो मैं इसको एक और दूसरे तरीके से ऐसे सोचते हैं हम इसको, कि अगर हम टोटल की बात करें कि यहाँ पे जो टोटल हमारे पास, हम तीन लेटर को तीन एनवेलप में कैसे प्लेस कर सकते हैं उसकी अगर हम बात करें, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि तीनों लेटर करेक्ट अपनी पोजिशन पे जाएं, यानी तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएं। यानी L1 E1 में, L2 E2 में, L3 E3 में। या फिर क्या हो सकता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दो लेटर करेक्ट हो जाएं और एक रॉन्ग हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी मान लो कि L1 और L2 करेक्ट हो रहे हैं और L3 रॉन्ग हो रहा है। तो L1 करेक्ट कब होगा, जब E1 में जाएगा। L2 करेक्ट कब होगा, जब E2 में जाएगा। तो अगर L1 E1 में चला गया, L2 E2 में चला गया, तो फिर L3 के रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं है। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक यहाँ पे रॉन्ग हो और बाकी सारे करेक्ट हो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर और क्या पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है कि एक कोई करेक्ट हो जाए और दो कोई रॉन्ग हो जाए। यानी यहाँ पे L1 हो सकता है E1 में चला जाए, लेकिन ये दोनों रॉन्ग, यानी ये दोनों का डी अरेंजमेंट हो जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, एक ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों रॉन्ग हो जाए, यानी तीनों ही डी अरेंज हो जाए। तो टोटल वेज क्या होंगे? अगर हम बात करें टोटल वेज, तो तीन लेटर को तीन एनवेलप में प्लेस करने के तरीके क्या होंगे? तो वो होंगे 3 फैक्टोरियल। तो टोटल हमारे पास हैं 3 फैक्टोरियल और
तीनों करेक्ट होने का क्या चांस है, तीनों करेक्ट होने का एक ही चांस है, वो आ गया हमारे पास 1। अब 1 करेक्ट हो और 2 रॉन्ग हो तो कोई भी 3 में से कोई भी एक करेक्ट हो गया, और 2 रॉन्ग होने को हम क्या बोलेंगे, 2 रॉन्ग होने का मतलब 2 का डी अरेंजमेंट, तो उसको हम बोलेंगे D2, और तीनों रॉन्ग होने का हमने बोल दिया कि ये है D3। D3 यानी 3 लेटर का डी अरेंजमेंट। अब बेटा यहाँ पे देखो 3C1 का मतलब 3, D2 कितना आया हमारे पास, D2 आया था 1, तो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि D3 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी, ये 3 फैक्टोरियल यानी 6, 6 माइनस 4 यानी 2, तो यहाँ से हमारे पास 3 लेटर का डी अरेंजमेंट कितना आया 2, और वो हमने एनिमेशन से यहाँ पे देखा कि ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट थिंग्स का डी अरेंजमेंट 2 तरीके से होगा, यानी D3 की वैल्यू क्या आ गई 2, जो हमने यहां से भी देखा। अब क्या हम 4 लेटर के बारे में कर सकते हैं इसी चीज को, तो 4 लेटर का हम केस लेते हैं। इसमें हमारे पास 4 लेटर हैं L1, L2, L3, L4, और फिर इनके ही डायरेक्टेड एनवेलप हैं जिनका नाम दिया हमने E1, E2, E3 और E4। अब हम ये देखते हैं कि क्या इनका जो अरेंजमेंट है वो डी अरेंजमेंट है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बोलता हूं कि टोटल केसेस क्या क्या होंगे हमारे पास, टोटल केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि या तो ये हो सकता है कि चारों अपने करेक्ट प्लेस पे चले जाएं, ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि 3 करेक्ट हो और एक रॉन्ग हो, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि अगर तीनों करेक्ट हैं यानी ये 3 करेक्ट हैं तो इसके रॉन्ग होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर इसके अलावा केस फिर क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि 2 करेक्ट हो और कोई 2 डी अरेंज हो रहे हो, जिसको मैं बोल रहा हूं कि 2 रॉन्ग हो रहे हैं, रॉन्ग प्लेस पे जा रहे हैं। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई एक करेक्ट हो और 3 अपने अलग जगह चली जाएं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 रॉन्ग प्लेस पे चले जाएं, और लास्ट में हमारे पास क्या आता है कि चारों ही क्या हो जाएं, डी अरेंज हो जाएं, यानी चारों ही रॉन्ग प्लेस पे चले जाएं। तो अब यहाँ पे टोटल केसेस क्या होंगे, तो 4 लेटर को 4 एनवेलप में प्लेस करने के तरीके क्या होंगे। तो पहला जो लेटर है उसके पास 4 ऑप्शंस हैं, दूसरे के पास कितने बचेंगे 3, और तीसरे के पास 2, और चौथे के पास 1, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ रहा है ये 4 फैक्टोरियल। ये कितना आ रहा है 4 फैक्टोरियल। अब चारों करेक्ट हो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, चारों करेक्ट एक ही तरीके से हो सकते हैं, यानी एक तरीका हो गया। अब 2 करेक्ट, तो कोई भी 4 में से 2 कोई करेक्ट हो सकते हैं, 4C2 बोल सकते हैं हम, 4 में से कोई भी 2 करेक्ट हुए, और 2 रॉन्ग होने को हमने बोल दिया D2, यानी 2 जो है वो डी अरेंज हो गए। अब एक करेक्ट यानी 4 में से कोई एक करेक्ट, और फिर D3, 3 रॉन्ग होने को हमने बोला D3, और 4 रॉन्ग होने को हम क्या बोलेंगे D4। ये आ गया हमारे पास टोटल 4 फैक्टोरियल है। अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 24 इक्वल्स टू, यहां पे देखना ये 1 है, 4C2 का मतलब कितना होता है 4C2 6 होता है, और D2 कितना आया था 1, यानी ये हो गया 6। अब देखना ध्यान से 4C1 यानी 4, D3 यानी 2, तो ये कितना हो गया 8, और प्लस D4, तो यहां से हमारे पास D4 की वैल्यू कितनी आ गई, D4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, यानी 4 लेटर का जो डी अरेंजमेंट होगा वो 9 वेज से होगा। सिमिलरली हम 5 लेटर की बात कर सकते हैं, 6 लेटर की बात कर सकते हैं। तो 5 के लिए यानी D5 हमारे पास आएगा 44, D6, ऐसे ही D6 की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे पास सिमिलर मेथड से आ जाएगा। तो DN अगर n डिफरेंट थिंग्स के डी अरेंजमेंट को डिनोट करता है, तो D1 क्या आया हमारे पास, यानी एक लेटर का डी अरेंजमेंट क्या होगा 0, 2 लेटर का क्या होगा 1, D3 यानी 3 का 2, D4 9, D5 सिमिलरली हम इसी प्रोसीजर से D5 निकाल सकते हैं 44, D6 भी निकाल सकते हैं 265, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, तो जो फॉर्मूला है उसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे हम केवल फॉर्मूला देखते हैं। तो n डिफरेंट थिंग्स का डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या है, dn से हम डिनोट कर रहे हैं डी अरेंजमेंट को, n फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे ये अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम D1, D2, D3, D4, D5, D6 हम फाइंड कर सकते हैं सारी की सारी वैल्यू, ठीक है। तो ये इस थ्योरम पे बेस हम अब एग्जाम्पल देखते हैं
कि एग्जाम्पल हम कैसे सोल्व करेंगे इसको यूज करके। तो सबसे पहला सवाल देखो, सबसे पहला सवाल ये है कि ए पर्सन राइट्स लेटर टू 6 फ्रेंड्स एंड एड्रेसेस द करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स। In how many ways can the letters be placed in the envelope so that at least 2 of them are wrong? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एक किसी आदमी ने अपने 6 फ्रेंड के लिए लेटर लिखे और 6 एनवेलप में वो प्लेस करने वाला है, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कम से कम 2 गलत हो जाएं, कम से कम 2 गलत हो जाएं, यानी 2 डीअरेंज हो जाएं। तो कम से कम 2 गलत होने का मतलब क्या है कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और 6 भी हमारे आंसर में आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुम बात करो एक कोई गलत हो सकता है क्या, यानी क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक लेटर गलत हो जाए और बाकी सही हो जाए? ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर 5 लेटर करेक्ट पोजीशन पे चले गए या करेक्ट प्लेस पे चले गए तो 6th वाला जो होगा उसको अपनी जगह ही जाना पड़ेगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो गलत क्या होंगे फिर? गलत होंगे फिर या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसको सोल्व करने के लिए अगर हम ये बोलें कि टोटल जितने भी केस होंगे, टोटल में से अगर हम एक केस माइनस कर दें, कौन सा केस? जिसमें 6 के 6 क्या हो जाएं? करेक्ट हो जाएं। अगर वो केस अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल केसेस क्या होंगे कि 6 लेटर को 6 एनवेलप में प्लेस करने के टोटल केसेस 6 फैक्टोरियल, और सारे के सारे करेक्ट हो जाएं उसका केवल एक तरीका होगा, वो हो गया 1। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा? 719। समझ आया? अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल IIT में पूछा हुआ सवाल है, जेईई एडवांस 2014 में पूछा हुआ सवाल है। इसमें क्या है कि 6 कार्ड्स एंड 6 envelopes are numbered 1 2 3 4 5 6 and cards are to be placed in envelope so that each envelope contains exactly 1। बहुत ही डिटेल में ये एक्सप्लेन करके दिया है। अब इसमें ये बोला गया है कि the card number 1 is always placed in number 2। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें 6 लेटर का डी अरेंजमेंट करना होता तो हमें पता था कि वो D6 से हम कर देते, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये लगा दी कि 1 वाला जो कार्ड है वो हमेशा 2 वाले में जाएगा, 2 वाले एनवेलप में जाएगा। तो देखना है इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं 6 कार्ड बना लेता हूं। ये हमारे पास 6 कार्ड हैं जिसको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6, और इनके रेस्पेक्ट में ये एनवेलप हैं, इनके रेस्पेक्ट में ये एनवेलप हैं। अब देखना यहाँ पे इसको भी हमने नंबर कर दिया 1 2 3 4 5 6। अगर तुम्हें इसमें 6 के 6 लेटर का डी अरेंजमेंट करना होता तो हम बोलते D6 आंसर होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि 1 हमेशा किस में रहना चाहिए? 2 में। तो अब जब हम D6 करने वाले हैं, जब हम D6 करेंगे तो D6 की वैल्यू हमने देखी थी कि उसकी वैल्यू थी 265, और जब हम D6 करते हैं, D6 यानी ये 6 के 6 लेटर का डी अरेंजमेंट, तो उस केस में होगा क्या? उस केस में 1 जो है वो 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा और 6 में भी जाएगा। यानी जब हम डी अरेंज करेंगे, 6 के 6 को डी अरेंज करेंगे, यानी 265 वेज में 1 जो है 1 वाला कार्ड वो इन 5 में जाएगा डी अरेंजमेंट में, यानी वो 2 में भी जाएगा, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी और 6 में भी, और इक्वली जाएगा। यानी जितनी बार वो 2 में जाएगा उतनी बार वो 3 में जाएगा, उतनी बार वो 4 में जाएगा, उतनी बार वो 5 में और उतनी बार वो 6 में जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ फिक्स कर रहे हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसके 1/5 टाइम्स ये यहाँ रहेगा, यानी ये सब में इक्वली जा रहा है तो 1/5 टाइम वो किस में रहेगा? 2 में रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 53। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 53 करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।